नमस्कार मित्रों, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्रम में अब हम चलते हैं मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल भाग 1। इसका प्रथम बिंदु है पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की राजधानी विदिशा में थी। हिंद ग्रीक शासक मिनेंडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए। पुष्यमित्र के गुरु पतंजलि थे। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया। ये पतंजलि वही हैं जो योग सूत्र के लेखक हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति की हत्या 73 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने कर दी और इसके पश्चात कर्ण वंश की स्थापना हुई। कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। सबसे महत्वपूर्ण जो मौर्योत्तर काल में जो राजवंश आता है वह है आंध्र सातवाहन वंश। सिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र में स्थित है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। हाल एवं गुणाढ्य सातवाहनों के दरबारी थे। गाथा सप्तशती का लेखक था हाल और विरत कथा का लेखक था गुणाढ्य। चांदी एवं तांबे, सीसा, पोटीन, कांसे की मुद्राओं का प्रचलन सातवाहनों के द्वारा किया गया। सर्वाधिक सिक्के इनके शीशे के बने थे। भूमि अनुदान प्रथा का प्रचलन जो है सातवाहनों के द्वारा किया गया। भूमि दान का प्राचीन अभिलेख नाना घाट अभिलेख, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव दान देने का उल्लेख है। और राजकीय भाषा इनकी प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। ग्रामीण प्रशासन जो था वो गौलमिक सैनिक टुकड़ी का प्रधान कहलाता था और ग्रामीण प्रशासन चलाता था। काले का चैत्य, अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती कला, ये सब सातवाहन काल में हुआ। अगला जो वंश आता है मौर्योत्तर काल का प्रमुख वंश है कलिंग का चेदी वंश। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। खारवेल सम्राट जो प्रमुख कलिंग सम्राट हुआ खारवेल, उसका हाथी गुफा अभिलेख प्रसिद्ध है। खारवेल इस वंश का प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण कराया था। तत्पश्चात भारत में अनेक यवन राज्यों का आक्रमण हुआ और यवनों के द्वारा शासन किया गया भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर। तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी हिंदू यूनानी जो विदेशी थे उनका क्रम इस प्रकार से, सबसे सर्वप्रथम हिंदू यूनानी जिन्हें इंडो ग्रीक भी कहा जाता है, शक, उसके पश्चात शक ने भारत पर आक्रमण किया, फिर पहला और उसके बाद पश्चात कुषाण। सेल्यूकस का उत्तराधिकारी जो है एंटियोकस फर्स्ट था। एंटियोकस सेकेंड के शासनकाल में अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया का शासन करने वाले शासक थे जियोडोटस, यूथेडेमस, डेमेट्रियस, मिनियांडर और यूक्रेटाइडस, एंटियाल्किस तथा हर्मियस। भारत पर सर्वप्रथम डेमेट्रियस ने आक्रमण किया। 190 ईस्वी पूर्व भारत पर इसके द्वारा आक्रमण किया गया। इसने अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बड़े भाग पर अधिकार किया। डेमेट्रियस की राजधानी साकल थी। हिंदू यूनान का सबसे विख्यात शासक मिनांडर था। 165 ईस्वी से लेकर 145 ईस्वी पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। इसकी राजधानी साकल या सियालकोट थी। मिनांडर ने नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिलिंद पन्नो जो है मिनांडर और नागसेन के प्रश्नों पर आधारित है। इस नागसेन के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले सोने के सिक्के हिंदू यूनानी शासकों के द्वारा जारी किए गए। भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उदाहरण है। हेलेनिस्टिक आर्ट का हिंदू यूनानियों के द्वारा चलाया गया है। कला क्षेत्र में नाट्य कला में पर्दे का प्रचलन इनके द्वारा किया गया। इसीलिए पर्दा को यवनिका भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।